हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं आपकी हॉर्नबिल के चैप्टर 1 यानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ये जो चैप्टर है इसका कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर भी ये लिंक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अब जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जितने भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उन सबके सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच जाए। और बेटा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आपको एक के बाद एक वीडियोस मिलने वाले हैं। सभी चैप्टर्स और पोएम्स का एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, और सिर्फ हॉर्नबिल बुक का नहीं, इनफैक्ट जो आपकी स्नैपशॉट्स है क्लास 11 के स्टूडेंट्स की, उसके भी सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन आपको लाइन बाय लाइन मिलेगा और उनके सभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मिलेंगे सभी क्वेश्चंस के। तो एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है आपको, इसीलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास 11 के नाम से है वो टेलीग्राम चैनल, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट, क्योंकि उसमें मैं आपको सभी जो पीडीएफ्स हैं, जो नोट्स हैं, वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोगों को वहां पर वो बहुत इजीली मिल जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो गई सभी जरूरी जानकारी। अब हम जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। अब अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है और मेरी वीडियो देखी है, तो आपको पता है कि खुशवंत सिंह जो है वो 5 सालों के लिए अब्रॉड चले जाते हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए। लेकिन अब्रॉड जाने से पहले खुशवंत सिंह का रिलेशन अपनी दादी के साथ कैसा था, आपको वो बताना है। और किस तरीके से बताना है? 3 फेजेस में या 3 टाइम पीरियड के अनुसार। यानी बचपन में खुशवंत सिंह का रिलेशन अपनी दादी के साथ कैसा था, फिर जब वो थोड़े से बड़े हुए तब उनका रिलेशनशिप कैसा था। बड़े मतलब जब वो शहर में आ गए थे, अपनी मम्मी पापा के साथ रहने के लिए आ गए थे, राइट, और इंग्लिश स्कूल में जाने लगे थे, तब क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस आए थे उनके रिलेशनशिप में। और इसके बाद अर्ली यूथ यानी जब वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज गए थे, तब उनका रिलेशनशिप अपनी दादी के साथ कैसा था, ये आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ देखिए, जब वो छोटे थे तो उनका जो बॉन्ड था, खुशवंत सिंह का जो बॉन्ड था अपनी दादी के साथ, वो बहुत ही क्लोज था। दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और वो बहुत ज्यादा साथ रहा करते थे। यानी जो दादी है वही उन्हें सुबह जगाया करती थी, स्कूल के लिए तैयार किया करती थी, दोनों साथ साथ स्कूल जाया करते थे। दादी खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ देती थी और खुद मंदिर चली जाती थी, जो बिल्कुल स्कूल के बगल में ही था, और फिर दोनों साथ साथ ही लौटकर वापस घर आ जाते थे। उनका जो पूरा दिन है, उनका जो रूटीन होता था, पूरा दिन वो लोग साथ साथ ही रहते थे। सो दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। लेकिन जब वो दोनों शहर में शिफ्ट हुए, यानी जब खुशवंत सिंह जो थोड़े और बड़े हुए, तो उनके रिलेशनशिप में डिस्टेंस आने लगा। ठीक है, डिस्टेंस आने लगा। और वो डिस्टेंस क्या था? वो डिस्टेंस ये था कि जहां पहले खुशवंत सिंह को उनकी दादी स्कूल छोड़ने आया करती थी, अब वो जरूरत खुशवंत सिंह को नहीं होती थी, क्योंकि खुशवंत सिंह जिस स्कूल में जाते थे वहां जाने के लिए उनके लिए बस लगा दी गई थी। ठीक है, सो व्हेन ही वेंट टू द सिटी स्कूल इन अ बस, he shared a room with grandmother, but she could no longer help him in his studies. अभी भी खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ उन्हीं के कमरे में रहते थे, लेकिन एक और जो डिस्टेंस आया वो ये आया कि जो पढ़ाई खुशवंत सिंह अब कर रहे थे, क्या उनकी दादी उस पढ़ाई में उनकी हेल्प कर पाती थी? नहीं, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई अब खुशवंत सिंह इस इंग्लिश स्कूल में कर रहे थे, वो दादी को समझ में नहीं आता था, इसलिए वो उन्हें बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाती थी। और फाइनली जब वो कॉलेज जाने लगे, यूनिवर्सिटी में जाने लगे, तब खुशवंत सिंह को उनका अपना कमरा दे दिया गया था, उनका खुद का कमरा। यानी खुशवंत सिंह और दादी, उनके बीच में पहले से ही डिस्टेंस आने लगा था। और फाइनली उनका जो एक लास्ट कॉमन लिंक था, जो कि था वो रूम जिसे वो शेयर किया करते थे, वो लास्ट लिंक भी टूट गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। यानी ये है परिवर्तन, ये है वो बदलाव जो समय के साथ खुशवंत सिंह और उनकी दादी के रिश्ते में आए।
अब यहाँ एक चीज और सीखिए, ये तो आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि इन 3 फेजेस में, इन 3 टाइम जोन्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे इन दोनों के रिलेशनशिप में, राइट। लेकिन कोई जरूरी है कि ये क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जाए? हो सकता है थोड़ा घुमाकर पूछ लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जा सकता है कि समय के साथ यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरीके का परिवर्तन आया था खुशवंत सिंह और उनकी दादी के रिश्ते में। तो अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है तब भी तो यही आंसर होगा भाई, चाहे आपसे उनके रिलेशनशिप में बदलाव से रिलेटेड किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यू कैन आंसर नाउ, राइट। कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन आ गया और एज इट इज पूछ लिया जाएगा तभी हम ये वाला आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। अपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो, जितना अच्छी तरीके से उसको क्लियरली पढ़कर अच्छे से समझ पाओगे उतना ही बेटर आंसर कर पाओगे। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। यानी खुशवंत सिंह जब शहर के स्कूल में जाने लगे थे तो उनकी दादी किन बातों से बहुत ही डिस्टर्ब थी, ऐसी कौन सी वो बातें थी खुशवंत सिंह के स्कूल से रिलेटेड जिसकी वजह से वो परेशान थी या डिस्टर्ब थी। तो जो पहला कारण है वो ये है कि खुशवंत सिंह को जो उनके स्कूल के अंदर सिखाया जाता था, जो वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग थी, जो उनका जो भी स्कूल में सिखाया जा रहा था उससे दादी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इनफैक्ट वो काफी अपसेट थी, क्योंकि जब गांव में जाते थे तो गांव में जो पुजारी उनको सिखाया करता था खुशवंत सिंह को, तो उनको स्क्रिप्चर्स का, वेदों का ज्ञान दिया करते थे, तो जिससे अपने ट्रेडिशंस के साथ भी खुशवंत सिंह जुड़ पाते थे। लेकिन शहर के इंग्लिश स्कूल के अंदर ऐसी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी। दादी जो है उनको ये टेंशन थी कि स्कूल के अंदर तो भगवान से जुड़ी हुई कोई बातें सिखाई ही नहीं जाती, ना ही हमारे स्क्रिप्चर्स या वेदों का ज्ञान हमारे खुशवंत सिंह को सिखाया जा रहा है। ये बात सोच सोच के दादी काफी डिस्टर्ब रहती थी और उन्हें ये भी लगता था कि इस तरह तो मेरा पोता अपने ही कल्चर से, अपने ही ट्रेडिशन से, कस्टम्स से, वेदों से दूर हो जाएगा। और जो तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट जो है जिसकी वजह से दादी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई थी और जिसके बाद से खुशवंत सिंह और दादी के रिश्ते में काफी दूरी आ गई थी, डिस्टेंस आ गया था, वो तीसरा कारण है जब खुशवंत सिंह को स्कूल के अंदर म्यूजिक लेसन्स दिए जाने लगे, क्योंकि दादी को म्यूजिक लेसन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। क्योंकि दादी को ये लगता था, क्या है, उनकी सोच काफी पुरानी थी, वो बहुत पुराने ख्यालों की थी, तो दादी को ये लगता था कि जो म्यूजिक है वो बिल्कुल भी जेंटल फोक का काम नहीं है। जेंटल फोक का मतलब क्या होता है, सभ्य समाज के लोग या जो इज्जतदार लोग होते हैं वो कभी भी म्यूजिक नहीं सीखते। इनफैक्ट म्यूजिक की तो ल्यूएट एसोसिएशंस होती है। ल्यूएट एसोसिएशन ये आपके चैप्टर में भी एज इट इज दिया हुआ है। ल्यूएट एसोसिएशन का मतलब है कि म्यूजिक जो होता है वो बहुत ही गिरा हुआ होता है, म्यूजिक नहीं सीखना चाहिए। म्यूजिक सिर्फ कौन सीखते हैं, या तो बेगर्स सीखते हैं, भिखारी, या फिर हार्लेट्स सीखती हैं यानी प्रोस्टिट्यूट्स। कोई भी सभ्य समाज का इंसान या इज्जतदार व्यक्ति म्यूजिक लेसन्स नहीं लिया करता। और ऐसी चीजें स्कूल में सिखाई जा रही हैं और मेरा पोता ये सारी चीजें सीखेगा। यही सारी बातें सोच के दादी काफी डिस्टर्ब थी, काफी परेशान थी। इससे उनके ख्याल भी समझ में आते हैं कि वो काफी पुराने ख्यालों की थी। इनफैक्ट उनको ये भी समझ में आता है उनके बारे में कि वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस थी और बहुत ही ज्यादा भगवान में विश्वास रखती थी। और उनका ये मानना था कि मेरे पोते को भी भगवान से जुड़ी हुई बातें, वेदों से या जैसे गीता, जितने भी स्क्रिप्चर्स होते हैं जैसे होली बुक्स, उसके अंदर जो भी ज्ञान की बातें हैं वो मेरे पोते को भी पता होनी चाहिए, ताकि वो अपने रिलीजन से, अपने धर्म से जुड़ा रहे, राइट। तो ये सारी बातें हमें दादी की जो क्वालिटीज हैं या दादी कैसी थी उनके बारे में भी बताती हैं, राइट स्टूडेंट्स। आई होप आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमने हमारे दोनों ही क्वेश्चंस को बहुत जल्दी समझ लिया है, लेकिन फिर भी आपको कहीं कोई डाउट रह गया ना तो देखो पूछ लेना। मैं बहुत रिपीटेडली बोलती हूँ कि डाउट होने पर पूछ लो, क्योंकि कई बार ना स्टूडेंट्स या तो आनाकानी सी कर देते हैं कि छोड़ो ना, क्या जरूरत है इतनी छोटी सी चीज के लिए, बाद में कभी पूछ लेंगे। कई बार हेजिटेट कर जाते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मेरा हमेशा आपको इनफैक्ट बार बार रिपीटेडली कहना इसीलिए ही होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पूछते हैं। बट आपको मैं चाहे मेरी रिक्वेस्ट ही मान लीजिए, लेकिन डाउट हो तो प्लीज उसे जरूर पूछिएगा, क्योंकि जब आपके दिमाग में डाउट्स आते हैं इट मीन्स आप बहुत अच्छे से और बहुत ही
फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। यानी खुशवंत सिंह जब बड़े हो गए थे तब दादी अपना समय किस तरीके से बिताया करती थी, या उनकी जो डेली का जो रूटीन है बेसिकली वो पूछा गया है कि वो दिन भर क्या करती रहती थी। तो ये when he grew up यानी जब खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ शहर आ गए थे अपने पेरेंट्स के साथ रहने, ये शहर पहुंचने के बाद की बात है, ठीक है? तब दादी का जो डेली रूटीन है वो कैसा होता था। तो अभी अभी मैंने आपको म्यूजिक लेसन्स की बात बताई थी ना, कि जो म्यूजिक लेसन्स है उनकी बात सुनकर दादी बड़ी नाराज थी, बड़ी अपसेट थी, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी लड़ाई झगड़ा करके या 2 चपत लगा के खुशवंत सिंह को ऐसे अपनी नाराजगी नहीं जताई थी। इनफैक्ट उन्होंने नाराजगी कैसे जताई कि उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि अब खुशवंत सिंह की जो चॉइसेस है, उसकी जो प्रायोरिटीज है वो चेंज होने लगी है। धीरे धीरे मेरा बच्चा अब बड़ा होने लगा है तो उसकी जो पसंद है वो भी बदलने लगी है और अब उसे अपनी दादी की उतनी जरूरत भी नहीं है। ये बात दादी ने एकदम चुपचाप एक्सेप्ट कर ली और ये चीज भी एक्सेप्ट कर ली कि अगर खुशवंत सिंह म्यूजिक अब सीखेगा अगर तो सीखेगा ही। इनफैक्ट इस इंसिडेंट के बाद दादी और खुशवंत सिंह के बीच में बातें होना बहुत कम हो गया। तो उन्होंने एकदम चुप्पी के साथ अपनी ये साइलेंस के साथ अपनी नाराजगी जताई थी। अब चूंकि इन दोनों की बातें होना बिल्कुल कम हो गया था तो दादी ज्यादातर करके अपना टाइम अपने कमरे में ही स्पेंड किया करती थी, कमरे में ही बिताती थी। शी लिव्ड अलोन इन हर रूम एज शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली। कि उनकी लाइफ का ये जो एक अकेलापन था ना कि भाई उनका पोता जो है अब उसकी पसंद कुछ और हो गई है, अब दादी की उतनी जरूरत नहीं है, अब दादी अकेली ही है, ये बात दादी ने एकदम खामोशी से चुप रहकर एक्सेप्ट कर ली थी। और इससे ये भी पता चलता है कि जो दादी हमारी है, शी वॉज अ रिजर्व्ड पर्सन। वो बहुत ही रिजर्व्ड थी, यानी बहुत ज्यादा बातूनी नहीं थी, बहुत ज्यादा बात नहीं करती थी, ठीक है? तो हमें दादी की पर्सनालिटी के बारे में भी पता चलता जा रहा है साथ साथ। उसके अलावा वो क्या करती थी, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स। स्पिनिंग व्हील क्या होता है बेटा? चरखा। वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक चरखे पे काम करती रहती थी और साथ ही साथ वो प्रेयर्स भी बोलती रहती थी। जब ये चैप्टर मैंने आपको समझाया था तब आपको अच्छे से क्लियरली बताया था कि इस चैप्टर में दादी की प्रेयर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस है और वो क्या रेलेवेंस है वो भी आपको बताया था, ठीक है? तो ये जो चरखे पे काम करती रहती थी और साथ साथ इनऑडिबल वॉइस में अपनी प्रेयर्स भी गाती रहती थी। कैसे? इनऑडिबल वॉइस। ये इनऑडिबल वॉइस का मतलब क्या है बेटा? मतलब ऐसी आवाज जो सुनाई नहीं दे रही, यानी बहुत ज्यादा वॉल्यूम में नहीं, बहुत लाउडली नहीं वो प्रेयर गाती थी कि बहुत जोर जोर से प्रेयर्स बोल रही हूँ, नहीं, बिल्कुल धीमी आवाज में ऐसे मन में जिस तरीके से गुनगुनाते रहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से वो प्रेयर गाया करती थी। और सुबह से लेकर शाम तक का वो अपना समय है वो कैसे बिताती थी? चरखे पे काम करते हुए और साथ साथ प्रेयर गाती रहती थी। जो तीसरा काम है दादी का वो क्या होता था? इन द आफ्टरनून शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर। उनके पूरे दिन का आधा घंटा उनकी स्पैरोज के साथ, चिड़िया के साथ बीतता था और वो उन्हें दाना डाला करती थी। अब यहाँ पर मैंने आपको ऑल्दो जब अगेन आपको जब समझाया था, चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, तब भी ये बात स्पेशली ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था। फिर से अभी मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ। ये जो 2 पॉइंट्स है ना, इनमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं कंफ्यूज होते हैं या दोनों को मिक्स कर देते हैं, क्या होता है। बट अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो क्या गलती करते हैं, जब दादी के रूटीन के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली पूछा गया है, तो जब पूछा जाता है तो मालूम है वो आंसर में क्या लिख कर आते हैं? सुबह से शाम तक दादी जो है वो चिड़ियाओं के साथ ही बिताती थी क्योंकि वो एकदम अकेली हो चुकी थी। खुशवंत सिंह के साथ भी उनका जो रिलेशन है वो इतना अच्छा नहीं रहा था, डिस्टेंस आ गया था, इसीलिए वो सारा दिन चिड़ियाओं के साथ ही बिताती थी और उन्हें ही फीड करवाती रहती थी। ये एक बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन है बेटा। बहुत बहुत बार, मतलब मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान भी आपको बताया था, अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के दौरान भी आपको बता रही हूँ, और बार बार बताने का रीजन सिर्फ यही है कि बच्चे रिपीटेडली ये वाले क्वेश्चन में, इस वाले पॉइंट में गलती करते हैं। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा। दिन से लेकर रात तक का वो टाइम क्या कहाँ पर स्पेंड किया करती थी? चरखे पर काम करते हुए और साथ साथ प्रार्थना या प्रेयर बोलती रहती थी।
और चिड़ियाओं के साथ सिर्फ आधा घंटा ही गुजारती थी, वो भी दोपहर का। उसको इवनिंग या मॉर्निंग मत लिखिएगा, दोपहर का यानी आफ्टरनून का ही वो समय होता था, आधा घंटे का, जो वो चिड़ियाओं के साथ उन्हें फीड करते हुए गुजारती थी। और ये आधा घंटा उनके पूरे दिन का हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। यानी जब खुशवंत सिंह की दादी की डेथ हुई थी, उससे जस्ट पहले दादी का जो बिहेवियर था वो काफी ऑड था। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ था, क्या ऑड हुआ था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बिल्कुल आ सकता है। दादी का जो एटीट्यूड था, उनका जो बेसिक बिहेवियर था, वो था कि वो बहुत ही रिजर्व किस्म की इंसान थी, बहुत ही चुप और बहुत ही काम रहती थी। लेकिन जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, उसके जस्ट एक रात पहले उन्होंने अपने एटीट्यूड के एकदम कॉन्ट्रास्ट बिहेव किया था। और क्या, चुप रहने वाली दादी ने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए थे, गीत गा रही थी, आस पड़ोस की जो लेडीज हैं उन्हें भी इकट्ठा कर लिया और खूब गाने बजा रही थी। कहीं ना कहीं वो बहुत खुश थी, क्योंकि इसी दिन उनका जो पोता है खुशवंत सिंह, वो 5 साल के बाद लौट कर आया है। राइट। इससे भी और बात ये थी कि पहली बार दादी ने प्रेयर नहीं की थी। और यही है रेलेवेंस इस चैप्टर के अंदर प्रेयर का। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर में प्रेयर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस है। तो स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस यही है कि जितनी दफे हमने दादी के बारे में बात की है, तो प्रेयर कर रही होती थी। ये पहली दफा ऐसा हुआ था जब दादी ने प्रेयर नहीं की थी। इनफैक्ट उनका जो नेचुरल बिहेवियर है, उनका जो एक्चुअल बिहेवियर है, उससे एकदम कॉन्ट्रास्ट वो बिहेव कर रही थी। तो ये एक और बिहेवियर था दादी का उनकी डेथ से पहले। तो चूंकि उन्होंने पहली बार जो प्रेयर करना ओमिट किया था, स्किप कर दिया था, मतलब पहली बार ऐसा हुआ था जब उन्होंने प्रेयर नहीं की थी, इसलिए वो क्या चाह रही थी कि उन्हें पता था कि अब मैं मरने वाली हूँ, मैं बचूंगी नहीं, तो जितना भी टाइम मेरे पास बचा है ना, मैं बात करने में उसे वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं उसमें भी सिर्फ प्रे ही करना चाहती हूँ। तो इसको किस तरह से लिखना है, किस तरह से आंसर फ्रेम करना है, वो अपन देख लेते हैं। That just before her death, the author's grandmother refused to talk to them. उन्होंने मना कर दिया कि मुझे तुम लोगों से बात करनी ही नहीं है भाई, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। मैंने पिछली रात भी अपना टाइम वेस्ट कर दिया था, मैंने प्रेयर नहीं की थी, इनफैक्ट मैं ढोल नगाड़े बजाने लगी थी, मैं अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। Since she had omitted to pray the previous night as she was singing songs of homecoming of warriors and beating the drum, वो ढोल नगाड़े बजाने लग गई थी ना, कितना खुश थी कि 5 साल बाद मेरा पोता लौट कर वापस आया है, तो इसे बहुत खुश थी, ढोल नगाड़े बजा रही थी। एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम। और सिंस वो ये ढोल बजा रही थी, गाने गा रही थी, इसलिए उन्होंने प्रेयर नहीं की थी। लेकिन अब वो ये गलती दोबारा नहीं करेंगी। वो एक बार प्रेयर स्किप कर चुकी है, बट अब वो प्रेयर स्किप नहीं करेंगी, वो अपना टाइम बिल्कुल भी बात करने में वेस्ट नहीं करेंगी। शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट। उनकी फैमिली मेंबर्स उनको समझा रहे हैं, दादी कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दादी सबसे बेहतर जानती थी कि उनका अंत, उनका एंड जो है अब पास आ चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग द बीड्स। और अपने आखिरी समय में भी, अपने आखिरी पलों में भी दादी प्रेयर करती करती और अपनी जो माला है उसे जपती जपती इस दुनिया से चली गई। सो दादी न्यू दैट शी वाज गोइंग टू डाई, और इसीलिए आखिर में उन्होंने अपने टाइम को फुल्ली यूटिलाइज किया और उस तरीके से यूटिलाइज किया जैसे वो करना चाहती थी। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको अभी तक यहाँ सारा क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया है। अगर डाउट है, अगर कहीं कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको मुझसे कमेंट करके वो डाउट को पूछ लेना है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. आपको बताना है कि जो स्पैरोज हैं वो दुखी थी, हम जानते हैं वो दुखी थी जब ग्रैंडमदर की डेथ हो गई, लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि वो दुखी हैं? भाई, उनका ऐसा क्या रिएक्शन था या ऐसा क्या बिहेवियर था उन स्पैरोज का, जिसके द्वारा आपको ये पता चलता है कि स्पैरोज भाई बहुत दुखी थी और बहुत ही अपसेट थी, दे वर वेरी सैड। तो देखो, एक तो कैसे पता चलता है, thousands of sparrows sat silently surrounding the dead body of the author's grandmother. There was no chirruping. चिरपिंग का मतलब होता है बेटा चहचहाना। तो जो चिड़ियाओं की जो चहचहाहट होती है ना, चिरपिंग या
चर्पिंग भी कहते हैं। तो उनकी चहचहाट बहुत ही ज्यादा ना खुशनुमा होती है, बहुत ही हैप्पी होती है। मॉर्निंग में जब उनकी चहचहाट सुनते हैं तो एक एनर्जी सी फील होती है, एक एक्टिवनेस फील होती है। लेकिन आज ये सारी जबकि थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स वर देयर, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वर देयर, यानी बहुत सारी स्पैरोज दादी की बॉडी के, जो डेड बॉडी थी दादी की, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी स्पैरोज बैठी हुई थी, लेकिन एकदम साइलेंटली बैठी हुई थी। यानी कोई खुशी नहीं थी, कोई भी एक एक्टिवनेस या जो एनर्जी चिड़ियाओं की आवाज में होती है वो कोई एनर्जी नहीं थी, बिकॉज दे ऑल वर सो साइलेंट। तो इनकी ये जो साइलेंस है, ये जो चिरपिंग नहीं कर रही है, वही दिखाता है कि वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, दुखी थी। इसके अलावा द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड टू देम, दे टुक नो नोटिस ऑफ देम। जब दादी के पास ये सारी बर्ड्स आया करती थी तो दादी भी उनको दाना डाला करती थी, ब्रेड क्रम्स डाला करती थी ताकि वो सारी चिड़ियां खा जाए। लेकिन यहाँ पर जब खुशवंत सिंह की मदर ने भी सेम काम किया कि देखो सारी चिड़ियां बड़ी दुखी हैं, चहचहा भी नहीं रही हैं, कितनी ज्यादा अपसेट लग रही हैं, चलो बेचारी को मैं थोड़ा सा दाना डाल देती हूँ। इसलिए जब खुशवंत सिंह की मदर ने वो ब्रेड क्रम्स डाले तो उन्हें लगा कि चिड़ियां खा लेंगी और चली जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट खाना तो बहुत दूर की बात है, इन स्पैरोज ने उन्हें नोटिस तक नहीं किया कि कोई ब्रेड क्रम्स हैं भी क्या। इससे भी ये पता चलता है कि वो वहां पर उन ब्रेड क्रम्स को खाने नहीं आया करती थी उस घर में। इनफैक्ट वो दादी के लिए आया करती थी, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था दादी का जो लाड है, एक कनेक्शन हो गया था दादी के साथ उनका। तो ये जो दादी का लाड है, प्यार है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई इंसान ही समझता है या खुशवंत सिंह जो उनके पोते हैं वही समझते हैं। इनफैक्ट चिड़िया, पंछी, उन्हें भी प्यार की भाषा जो है समझ में आती है। और इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि चिड़ियाओं को, इन स्पैरोज को पता है कि अब दादी नहीं रही, एंड दे आर वेरी अपसेट। दे आर सो अपसेट कि उन्होंने उन ब्रेड क्रम्स की तरफ देखा तक नहीं। एज सून एज द ग्रैंडमदर्स कॉर्प्स वाज कैरीड ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली। और उसके बाद क्या हुआ, जब दादी की डेड बॉडी को, कॉर्प्स का मतलब क्या होता है बेटा, डेड बॉडी, जब दादी की डेड बॉडी को क्रिमेट करने के लिए ले जाया जा रहा था, तो उसके बाद वो चिड़िया भी वहां से चुपचाप उड़कर चली गई। मतलब कोई चहचहाहट नहीं थी, एकदम चुपचाप से वहां उड़कर चली गई। दस द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो। और ऐसे ही चुप्पी के साथ, बिना उन ब्रेड क्रम्स को देखे हुए, उन्हें नोटिस भी किए बिना, और फिर जैसे ही दादी वहां से गई, सारी स्पैरोज भी वहां से उड़कर चली गई। इन सब से हमें ये पता चलता है कि दादी के जाने से सिर्फ उनके परिवार वाले ही नहीं, ये स्पैरोज भी बहुत ज्यादा दुखी थी। राइट स्टूडेंट्स, वाज इट इजी? यस, इट वाज वेरी इजी। बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। तो हमारा जो पहला जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम हमारे दूसरे सेक्शन पे, जो कि है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। अब अभी अभी मैंने बोला कि हाँ बहुत आसान था, सब कुछ बहुत आसान था। देखो हाँ, बिल्कुल आसान था, लेकिन इसमें भी कहीं डाउट आ जाए तो पूछ लेना। आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि मैम हर 2 सेंटेंस के बाद डाउट के बारे में बात करती है। आई नो कि मैं डाउट पूछने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करती हूँ कई बार, तो कि बेटा कोई डाउट हो तो पूछ ही लेना। सिर्फ इतनी सी इंटेंशन है बेटा कि कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। और अगर मैं बोल भी रही हूँ कि हाँ बहुत आसान था, सिंपल था, बट स्टिल हो सकता है कि बहुत ज्यादा सिंपल चीजों में भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी सिंपल चीज में आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप लोगों को अपने मन में डाउट हो जाए कि अरे पूछे कि नहीं पूछे। नहीं, सिंपल से सिंपल चीज में भी अगर डाउट हो रहा है ना बेटा, बिल्कुल बिल्कुल पूछ, बिना टेंशन के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, जो कि है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ये थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, तो इनको भी देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। अब जो ग्रैंड मदर है वो काफी रिलीजियस है, लेकिन हमें ये पता कैसे चलता है? वेल, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे हमें पता चलता है। पहली चीज तो यही है कि जो ग्रैंड मदर है सारा दिन जाप जपती रहती थी। ठीक है, वो अपनी जो बीड्स की माला है ना, बीड्स ऑफ रोसरी, वो सारा दिन जाप जपती रहती थी, माला जपती रहती थी, प्रेयर्स गाती रहती थी इन हर इनऑडिबल वॉइस। इसके अलावा वो रोज मंदिर भी जाती थी। जब खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने जाती थी तो उसके बगल में ही जो मंदिर था वहां पर भी वो रोज जाया करती थी, और वहां जाके वो अपनी प्रार्थनाएं करती थी और वहां के स्क्रिप्चर्स जो हैं उन्हें भी पढ़ा करती थी। इसके अलावा प्रेयर्स मैंने आपको बता दिया है कि वो प्रेयर्स गाती रहती थी, और उनका एक इंटेंशन रहता था कि जब खुशवंत सिंह को वो स्कूल के लिए रेडी कर रही होती थी ना, तब वो प्रेयर्स जानबूझ के उस समय जरूर गाती थी ताकि उनके प्रेयर्स को सुन सुन के वो प्रेयर्स
खुशवंत सिंह को भी याद हो जाए। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। खुशवंत सिंह सिर्फ इसलिए दादी की वो प्रेयर सुनता था क्योंकि उन्हें अपनी दादी बहुत पसंद थी और दादी की आवाज बहुत अच्छी लगती थी, एंड दैट्स इट। लेकिन वो प्रेयर्स खुशवंत सिंह को कभी भी याद नहीं हुई थी। इसके अलावा जब खुशवंत सिंह और दादी शहर गए और जब खुशवंत सिंह स्कूल जाने लगा था, तो स्कूल के अंदर जो पढ़ाया जाता था वो दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि खुशवंत सिंह के सिलेबस में भगवान से जुड़ी हुई बातें नहीं थी, उनके सिलेबस में स्क्रिप्चर्स नहीं थे। तो ये बात भी दादी को बिल्कुल रास नहीं आई थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है कि दादी जो है काफी रिलीजियस थी। इसके अलावा वो सारा दिन चरखा जो है चरखा चलाती रहती थी। और अगेन प्रेयर्स प्रेयर्स बार बार मेंशन हो रहा है, तो प्रेयर्स अगेन स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस है, तो लिखना मत भूलिएगा। प्रेयर्स बोलती रहती थी। और सिर्फ एक बार, पर इट वॉज ओनली वंस दैट शी फॉरगॉट टू से हर प्रेयर्स। पहली बार ऐसा था जब दादी ने प्रेयर नहीं गाई, अदरवाइज हमेशा दादी प्रेयर गाती थी, हमेशा प्रेयर करती थी। It was on the evening prior to her death when she felt overexcited while celebrating the arrival of her grandson with songs and beatings of drum. She continued praying and telling beads of her rosary till her last breath. सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ जब उन्होंने ये प्रेयर जो है वो नहीं की थी, लेकिन उसका अफसोस भी उन्हें ऐसे हुआ कि अपने आखिरी पलों में उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो अपनी इस गलती को सुधार रही थी कि कल शाम को ना मैंने अपनी प्रार्थना नहीं की थी, तो मैं अब अपने आखिरी के पलों में इस प्रार्थना को जरूर करूंगी। मैं तुम लोगों से बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी भाई। तो इन सब चीजों से हमें ये समझ में आता है कि जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है, शी वॉज अ वेरी रिलीजियस पर्सन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। डिड द फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज? क्या ये वही सिमिलर सा क्वेश्चन नहीं है जो हमने पिछले सेक्शन में देखा था, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में, जहां पर खुशवंत सिंह और उनकी दादी के रिलेशन को 3 फेजेस के अंदर 3 टाइम जोन्स में पूछा गया था, और हमने आंसर्स में कैसे बताया था, चाइल्डहुड, बॉयहुड, अर्ली यूथ, राइट? तो भाई द चेंजेस दैट केम विद द पैसेज ऑफ टाइम, वी एक्सप्लेन्ड दैट ओनली, इजंट इट? कि समय के अनुसार जो जो बदलाव आते गए, कि भाई बचपन में कैसा रिलेशनशिप था, ऐसा रिलेशनशिप था कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, बहुत ही क्लोज थे खुशवंत सिंह अपनी दादी के। इसके अलावा पूरा दिन उनका साथ में ही बीतता था, और वो बहुत ही अपनी दादी पर डिपेंडेंट थे। ही वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज ग्रैंड मदर एंड शी वॉज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। वो उस समय बचपन में अपनी लाइफ को अपनी दादी के बिना इमेजिन भी नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट उन्होंने ये बताया भी है चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से हमें कैसे पता चलता है दैट शी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर खुशवंत सिंह। उन्होंने लिखा भी है दैट शी कुड नॉट बी प्रिटी बट शी वॉज ब्यूटिफुल। कि दिखने में तो मेरी दादी इतनी कोई सुंदर नहीं है, बट शी वॉज अ वंडरफुल पर्सन, बहुत ही अच्छी इंसान है, और उन्हें देखकर ही एक कामनेस और एक पीस का, एक शांति का अनुभव होता है, एक शांति का एहसास होता है। तो इन सब से हमें ये समझ में आता है कि खुशवंत सिंह के लिए उनकी दादी की कितनी इंपॉर्टेंस है, स्पेशली जब वो छोटे थे, बचपन में उनकी दादी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी खुशवंत सिंह की लाइफ में। लेकिन ये बदलाव कब आया, ये जो टर्निंग पॉइंट है वो कब आया उनकी लाइफ में, जब खुशवंत सिंह और दादी शहर जाकर सेटल हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो यहाँ पर चेंजेस ये आए कि जो लाइफस्टाइल है खुशवंत सिंह की वो भी चेंज हुई। अब वो इंग्लिश स्कूल में जाते थे बस में बैठकर, तो साथ साथ नहीं जाना होता था स्कूल। तो सबसे पहला डिस्टेंस ये आया। अभी भी दोनों एक ही रूम शेयर किया करते थे, लेकिन फिर भी दादी की जरूरत जो है वो कम होने लगी थी खुशवंत सिंह को, क्योंकि अब दादी खुशवंत सिंह को उसकी पढ़ाई लिखाई में हेल्प नहीं करवा सकती थी। कोई होमवर्क अगर है और अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है खुशवंत सिंह को, तो दादी उसमें बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकती थी। इसके अलावा दादी को खुशवंत सिंह का जो सिलेबस है, या जो उसको इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, जो जो बातें सिखाई जा रही है, जो इंग्लिश मेथड्स है, इंग्लिश लर्निंग जो है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। दे शेयर द सेम रूम बट शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज एंड शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट वर टॉट एट द स्कूल। जो सिखाया जा रहा था वो पसंद नहीं आता था, उनमें मतलब विश्वास ही नहीं करती थी कि क्या सिखाया जा रहा है मेरे बच्चे को। ठीक है, इसके अलावा
उन्हें चिंता थी कि खुशवंत सिंह को जो भगवान से जुड़ी हुई कोई चीजें नहीं सिखाई जा रही हैं, वेदों का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है स्कूल में। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से वो थोड़ी अपसेट हो गई थी, डिस्ट्रेस्ड थी, और इन चीजों की वजह से खुशवंत सिंह और दादी के बीच में भी काफी डिस्टेंस आने लगा था, क्योंकि बातचीत होना कम हो गया था। अब ये बातचीत होना कम इसलिए नहीं हुआ था कि एक दूसरे के प्रति कोई नाराजगी है या रूठे हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए बंद हो गया था क्योंकि कोई कॉमन टॉपिक नहीं रहे थे डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए। वरना मान लीजिए अगर कोई कुछ भी ऐसा, अगर कोई प्रॉब्लम उसको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है जो दादी को भी समझ में आता हो, तो दादी उसे हेल्प कर सकती है खुशवंत सिंह को। लेकिन अब तो ऐसा कुछ टॉपिक रहा ही नहीं, तो अब डिस्कस करने के लिए ज्यादा चीजें नहीं होती थी, इसीलिए बातचीत कम हो गई। ऊपर से दादी डिस्ट्रेस थी, तो इसलिए दादी अपनी तरफ से भी बात करना थोड़ा कम कर चुकी थी, डिस्टेंस आता रहा। यही तो हमने उस क्वेश्चन में बात की थी। इस क्वेश्चन में क्या कुछ अलग है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में एक खास बात जरूर है, और वो है ये वाला क्वेश्चन, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज? ये जो बदलाव आ रहे थे समय के साथ, जो उनका रिश्ता बदलता जा रहा था, क्या कोई उनकी जो फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति थी, या उनका जो एक दूसरे के प्रति लव था, प्रेम था, रिस्पेक्ट था, क्या वो चेंज हुआ था क्या? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ वे ऑफ एक्सप्रेशन चेंज हुआ था, लेकिन लव एक दूसरे के लिए चेंज नहीं हुआ था। दे स्टिल केयर फॉर ईच अदर। अभी भी खुशवंत सिंह को दादी की हर बात को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया करते थे, क्योंकि उनको हमेशा दिमाग में ये रहता था, अच्छा अब तो मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, अब तो दादी जरूर इमोशनल हो जाएगी, जरूर सेंटिमेंटल हो जाएगी, आफ्टर ऑल मुझसे इतना प्यार जो करती है। ये बात खुशवंत सिंह के दिमाग में आने का सिर्फ यही कारण है कि वो चाहते हैं अपनी दादी को खुद से प्यार करते हुए देखना, और एक लाड जो होता है, जो दादा दादी का अपने पोते और पोतियों के प्रति जो लाड होता है, वो लाड देखकर सभी ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत अच्छा लगता है। तो खुशवंत सिंह भी अपनी दादी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और ये चैप्टर अपने आप में इस बात का प्रूफ है भाई, कि चैप्टर पूरा का पूरा अपनी दादी के लिए लिख दिया खुशवंत सिंह ने। तो हम सब ये समझ सकते हैं कि वो अपनी दादी को कितना प्यार करते होंगे। इसके अलावा दादी का जो वे ऑफ एक्सप्रेशन था, वो किस तरीके से था? बोलकर वो अपना प्यार नहीं जताती थी, बोलकर वो अपना कंसर्न या चिंता नहीं जताती थी। इनफैक्ट उनका जो जेस्चर्स रहते थे, या उनके जो एक्शंस रहते थे, उनसे हमें पता चलता है। कैसे? जैसे जब खुशवंत सिंह पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रहे थे, तो क्या करती हैं, वो लगातार प्रेयर कर रही होती थी, एंड शी किस्ड हिज फोरहेड, उनके माथे को चूमा। तो ये जो किस करना हुआ उनके फोरहेड पे, खुशवंत सिंह के फोरहेड पे, वो क्यों किया? इट वॉज अ टोकन ऑफ लव एंड कंसर्न एंड ब्लेसिंग्स, कि इतनी समय के लिए मेरा बच्चा इतना दूर जा रहा है, कि भगवान उसको खुश रखना, स्वस्थ रखना। तो इट वॉज अगेन अ टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड केयर, राइट? तो ये ब्लेसिंग्स दे रही हैं वो। तो ये एक जेस्चर है। इसके अलावा जब खुशवंत सिंह लौट कर भी आते हैं, तो जैसे ही वो आते हैं, दादी उनको एकदम गले लगा लेती है, ठीक है, कि फाइनली मेरा बच्चा आ गया। तो हालांकि वो कुछ बोलती नहीं है कि मेरा लाल कैसा है, बिल्कुल ठीक तो है ना, ऐसा कुछ कहती नहीं है, लेकिन जैसे ही एक एक्शन होता है ना, कि जैसे ही अपने पोते को देखा, उसे प्यार से, लाड से गले लगा लिया। तो ये कुछ जेस्चर्स ऐसे होते थे जिससे उसी समय समझ में आता है कि दादी का जो प्रेम है, जो प्यार है अपने खुशवंत सिंह, अपने पोते के लिए, वो अभी भी है, सिर्फ वे ऑफ एक्सप्रेशन चेंज हुआ है। ठीक है? So when the author returned after 5 years, she received him at the station. She clasped him in her arms. In the evening, she celebrated his homecoming by singing songs. भाई पहली बार ऐसा हुआ था जब दादी ने प्रेयर नहीं की हो, और प्रेयर करने के बजाय अपने स्वभाव के एकदम विपरीत, अपना जो बेसिक, अपना जो रवैया है, उससे एकदम कॉन्ट्रास्ट में जाते हुए, उन्होंने जिस तरीके से ढोल नगाड़े बजाए थे, जिस तरीके से सारी महिलाओं को इकट्ठा करके गाने गाए थे, ये भी उनका ये जो प्यार जताने का ही एक तरीका था अपने पोते के प्रति। वो ये कि भाई अंदर से कितना खुश थी, वो इतना खुश थी कि वो प्रेयर करना उस दिन स्किप कर दिया, और उन्हें भी शायद इस बात का एहसास नहीं था, खुशवंत सिंह की दादी को भी, कि वो क्या कर रही हैं। वो इतनी ज्यादा ओवरवेल्म थी। तो ये बहुत सारे कुछ ऐसे जेस्चर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि अगेन क्या बताया मैंने, कि तरीका ही बस चेंज हुआ है, ओनली द वे ऑफ एक्सप्रेशन हैज चेंज्ड,
उसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों के अंदर अभी भी एक दूसरे के प्रति प्यार है और वो लगाव अभी भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन है, वुड यू अग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर? इफ यस, गिव इंस्टेंसेस दैट शो दिस। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है क्या हमारी ग्रैंडमदर? यस, शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, क्योंकि उनके अपने खुद के ओपिनियंस हैं। अगर उनको कोई चीज पसंद नहीं है तो ये उनका खुद का एक ओपिनियन है कि उन्हें कोई ऐसा नहीं कि किसी और ने उन्हें कुछ कह दिया और बस आंख बंद करके खुशवंत सिंह की दादी ने वो बात सुन ली, नहीं ऐसा नहीं है। उनके अपने ओपिनियंस है और वो उन ओपिनियंस को बहुत स्ट्रिक्टली और स्ट्रांगली फॉलो भी करती हैं कि अगर मुझे म्यूजिक लेसन्स पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है, मैं उसे अच्छा नहीं समझती, सभ्य समाज का नहीं समझती। हालांकि इस बात को लेकर उन्होंने कभी भी घर में कोई लड़ाई झगड़ा करना या कोई तनाव का माहौल कभी क्रिएट नहीं किया। तो ये भी उनका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ही है कि ना लड़ाई झगड़ा करती थी, बस उन्होंने अपना एक रिजेक्शन चुप रहकर दिखा दिया कि ये मुझे पसंद नहीं है। सो यस, आई एग्री दैट ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन strong in character. She was a strong woman with strong beliefs. उनके जो ख्यालात थे, जिन चीजों में वो विश्वास रखती थी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश्वास हुआ करता था। ऐसा नहीं कि आज इस चीज पे भरोसा करनी है, आज इस चीज में उनका बिलीव है और फिर अगले दिन वो चेंज हो गए, किसी और दूसरी चीज में वो बिलीव हो गया, ऐसा नहीं था। Although she was not formally educated, she was serious about the author's education. वो खुद बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने पोते की, खुशवंत सिंह की पढ़ाई लिखाई की बहुत चिंता थी। वो बहुत सीरियस थी कि खुशवंत सिंह की पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए, और इसीलिए इस बात की उनको चिंता होती थी कि जो उसको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो शायद ठीक नहीं है। तो ये उनका डिसीजन सही है या नहीं है, उनकी ये जो सोच है वो सही है या नहीं है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग डिस्कशन है। बात सिर्फ इतनी है कि वो फिक्रमंद है, वो कंसर्न है इस बात को लेकर कि जो उसको पढ़ाया जा रहा है क्या वो उसके काम भी आएगा, क्या वो उसके लिए हेल्पफुल भी है, क्योंकि भगवान के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, वेदों के बारे में तो सिखाया ही नहीं जा रहा है। तो एक कंसर्न होना भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की ही निशानी होती है। अदरवाइज बिल्कुल इस तरह से भी एकदम केयरफ्री भी हो सकते हैं कि ठीक है बच्चा स्कूल जा रहा है, आ रहा है, कुछ भी सिखा रहा हो, क्या फर्क पड़ रहा है ना? बट शी वॉज कंसर्न. She could not adjust herself to the Western way of life, science and English education. She didn't like music and disapproved of its teaching in school. म्यूजिक पसंद नहीं था, भाई नहीं था। इसके अलावा वो बिल्कुल भी वेस्टर्न स्टाइल या मॉडर्न स्टाइल जो होती थी, मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है, उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाई। वो जिस तरीके से रहती आई थी वो वैसे ही रही। बेस्ट पार्ट ये है कि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती थी, राइट? शी वॉज अ डीपली रिलीजियस पर्सन। वो एक बहुत ही रिलीजियस इंसान थी, ये हमें पता ही है, हमने डिस्कस भी कर लिया है ऑलरेडी कि वो पूरा दिन प्रे करती रहती थी, तो वो बहुत रिलीजियस थी। हर लिप्स वर ऑलवेज मूविंग इन अ साइलेंट प्रेयर. She was always telling the beads of her rosary. She went to temple daily and read the scriptures. तो ये उनकी पर्सनालिटी के कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं, उनके बिहेवियर कुछ इस तरीके के बिहेवियर और एटीट्यूड है जिससे हमें पता चलता है कि दादी का जो एक कैरेक्टर है, उनका जो बिहेवियर है, शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ठीक है, इसके अलावा देखो, शी वॉज डिस्ट्रेस्ड टू नो दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड होली बुक्स एट खुशवंत न्यू इंग्लिश स्कूल, and she was a kind lady who used to feed dogs in the village and sparrows in the city. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है बेटा, क्या कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, स्ट्रॉन्ग पर्सन थी, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे उनके, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स थे उनके, बट वो एट द सेम टाइम शी वॉज वेरी काइंड, बहुत काइंड भी थी, क्योंकि गांव में ध्यान है स्टेल चपाती पे एकदम देसी घी और चीनी डाल के वो ब्रेकफास्ट जो खाते थे, अपने पोते के लिए बनाती थी, खुद के लिए बनाती थी, और गांव के जो डॉग्स होते थे उन्हें भी वो स्टेल चपाती वो उन्हें खिलाती थी। इसके अलावा जब शहर आए तो शहर में उनकी फ्रेंडशिप फिर किससे हो गई? स्पैरोज से। और कितना टाइम स्पेंड करती थी वो स्पैरोज के साथ, और कब? कमेंट में मुझे लिखकर बताना कि दिन का वो कौन सा, पूरे 24 घंटे का वो कौन सा समय होता था जब वो स्पैरोज के साथ बिताती थी, और वो कितना समय होता था? 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे या 20 मिनट, 30 मिनट, कितना? ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। Although old in years and weak in body, she had strong strength of mind.
कि भले ही वो बुजुर्ग थी और उनके शरीर में उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन शी हैड अ स्ट्रॉन्ग ब्रेन, शी हैड अ स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। मतलब यही बात है कि उनकी जो बिलीव्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। Just before her death, she refused to talk to the members of the family as she did not want to waste her time. She wanted to make up for the time last evening when she had not prayed to God. She lay peacefully in bed, saying prayers and telling the beads of her rosary till she breathed her last. उनके जो आखिरी के भी जो पल थे ना, उनमें भी उन्हें पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। उन्हें जबरदस्ती उनके ख्याल चेंज नहीं किए जा सकते थे। इनफैक्ट उनका एटीट्यूड लास्ट मोमेंट्स में भी यही था कि पिछली रात को मैंने अपनी प्रेयर नहीं की थी, लेकिन मैं वो सेम गलती आज नहीं करूंगी। मेरे पास बस कुछ ही समय बचा हुआ है, कुछ ही पल बचे हुए हैं और इन पलों को मैं तुम लोगों के साथ बात करके वेस्ट नहीं करूंगी। इन पलों में भी मैं अपनी प्रेयर ही करूंगी, क्योंकि पिछले शाम को ना रह गई थी भाई, तो ये गलती अभी नहीं करूंगी। और उन्होंने यही किया और उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। ठीक है, तो इस तरीके की थी खुशवंत सिंह की दादी। अब यहाँ बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, इनफैक्ट जब मैंने बुक का ओवरव्यू किया था, जब आपको सारे चैप्टर्स का और पोएम्स का जिस्ट दिया था, तब मैंने इस चैप्टर के लिए आपको बताया था कि इस टाइटल में ये जो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, इसमें ये जो पोर्ट्रेट है ना, वो क्या है? वो पोर्ट्रेट वो बेसिकली कोई पेंटिंग या पिक्चर नहीं है जिसे दीवार पे लटकाया जा सके। अभी अभी हमने ये जो आंसर देखा है ना, जस्ट अभी जो थर्ड आंसर हमने देखा है, ये पूरा का पूरा हमें दादी के बारे में ही पता चल रहा है। इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक देखे हैं, सब आंसर्स में हमें कहीं ना कहीं दादी के बारे में ही पता चल रहा है कि वो कितनी रिजर्व्ड है, कितनी काम है ना, और कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी ओपिनियनेटेड है, राइट। तो यही पता चल रहा है हमें दादी के बारे में। बेसिकली हमने जब ये चैप्टर पढ़ा, तो चैप्टर पढ़ने के बाद रीडर्स के दिमाग में जो दादी की एक इमेज बनती है, वही इमेज वो जो दिमाग में बनती है, वही इमेज पोर्ट्रेट है इस चैप्टर में। तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि ये जो पोर्ट्रेट है या ये जो टाइटल है, इसका रेलेवेंस क्या है, तो वो रेलेवेंस यही है दैट द इमेज अ रीडर इज लेफ्ट विद। तो आपको यही बताना है कि रीडर के दिमाग में इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो दादी की इमेज बनती है, वही इमेज पोर्ट्रेट है। एंड हु इज दिस लेडी? खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर। ठीक है, तो आई एम श्योर बेटा ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, और ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंडमदर? डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विद रिगार्ड्स टू समवन whom you have loved and lost? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि जिस तरह से खुशवंत सिंह की लाइफ में उनकी दादी थी, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे और जिन्हें खोने का भी उन्हें बहुत दुख था, क्या आपकी लाइफ में भी इस तरीके का कोई इंसान है जिसे आप बहुत प्यार करते हो और जिसे खोने का आपको दुख है? तो अगर ऐसा कोई इंसान है तो आप बिल्कुल उनके बारे में बताइए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो यहाँ ये क्वेश्चन को आप ऐसे ही छोड़ दोगे, नहीं मेरी लाइफ में अभी तक तो ऐसा कोई इंसान है नहीं, तो आप लिखोगे ही नहीं, ऐसा नहीं। चूंकि खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर के बारे में बात हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस को आंसर भी ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर इसी तरीके से आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि भाई मैं अपने ग्रैंडफादर से बहुत अटैच थी, अटैच था, ग्रैंड मदर से अटैच थे, इस तरीके की बात तो आपको भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात ही इसमें बतानी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर से आप ना ज्यादा रिलेट कर सकोगे इस केस में। ठीक है, सो एक तो क्या लिखना है, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में आप इसके अंदर बताइए। ठीक है, और आप उनकी कौन सी बातें पसंद करते हैं, उनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो पसंद करते हैं, वाई यू लव देम, आप उनसे क्यों प्यार करते हैं। ठीक है, जैसे उनकी छोटी छोटी बातें होती है। खुशवंत सिंह अपनी दादी से बहुत प्यार क्यों करते थे? क्योंकि सारा दिन वो एक दूसरे के साथ बिताते थे और उनकी दादी उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। दैट खुश इन हिज ओपिनियन हिज दादी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, कि सबसे अच्छी इंसान वही थी। तो आप भी बिल्कुल इस तरीके के रीजंस लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिस ग्रैंड पेरेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आप उनके प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं कि वो
लेट्स से अगर मिलिट्री में काम करते थे तो आप उस प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं, या अगर होम मेकर भी थे तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, जो भी वो काम करते थे। या लेट्स से कोई खाना बनाते थे, जैसे कई बार होता है ना कि दादाजी ना हलवा बहुत अच्छा बनाते थे, जैसे मेरे दादाजी है ना, वो हलवा बहुत अच्छा बनाते थे, मतलब उनका हलवा मुझे आज भी याद आता है। तो ये भी एक सेंस ऑफ कनेक्शन ही फील कराता है कि आ, दादाजी होते तो वो जब भी हलवा बनता है तो ये फील आता है कि दादाजी होते ना, उनके हाथ के हलवे की बात ही अलग होती है, वो टेस्ट ही अलग है, तो ऐसी छोटी छोटी बातें जिससे आप उस इंसान के साथ कनेक्ट होते हो, वही सारी चीजें आपको बस यहाँ पर लिखनी होंगी। जैसे साथ में टाइम स्पेंड करना, ठीक है, और जैसे बातें करना, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पे जाना, गेम्स साथ में खेलना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से एक दूसरे के साथ ही कनेक्शन होता है, और इसीलिए जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, ये पोता पोती, नाती नातिन, उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इन्हीं वजह से बहुत प्यार होता है। इसके अलावा ये डांटते नहीं है, अगर डांट भी देंगे तो मनाएंगे भी खुद ही, मतलब अगर हमें डांट देंगे हमारे दादा दादी या नाना नानी, तो बाद में वो खुद ज्यादा अपसेट हो जाते हैं कि हमने हमारे बच्चों को डांट दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा लाड होता है दादा दादी और नाना नानी का अपने बच्चों के साथ, जिसकी वजह से हम उनसे कनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीजें आपको पॉइंट्स में और एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिखनी है अपने अपने, ये चूंकि ये एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, तो कोशिश करें कि अपने ओपिनियंस को फ्रेम करके आप यहाँ पर लिखें। ठीक है, और अगर चाहें तो मेरे साथ भी कमेंट्स में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि अभी तो मैंने आपको जैसे पॉइंट्स के हिसाब से आंसर बताया है, अगर आप चाहेंगे तो ऑफकोर्स मैं बिल्कुल इसको सेंटेंसेस फ्रेम करके अच्छा पूरा आंसर सेट करके भी आपको बता सकती हूँ। बट मैं यहाँ ये चाहती हूँ कि सिंस मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बता दी हैं, मैं चाहती हूँ कि आप भी इस आंसर को फ्रेम करें, अपने ओपिनियंस इसमें डालें, या अगेन वही चीज कि क्यों आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इतना कनेक्टेड फील करते हैं, वो भी मुझे बताएं। ठीक है, तो उससे आपको ये आंसर राइटिंग में भी एक हेल्प मिलेगी कि कैसे आंसर्स को फ्रेम करना होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारी ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का जो वीडियो है वो होता है कंप्लीट। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, और आपको ये भी बताया है कि क्वेश्चन कई बार किस तरह से घूमकर आ जाता है, क्योंकि वो चैप्टर का क्वेश्चन है तो देखो उसके बाहर से तो आने से रहा। तो चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आ गया ना, बढ़िया तरीके से, उसकी हर एक लाइन और हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है ना, तो कहीं भी किसी भी कोने से कुछ भी उठाकर तुमसे चाहे पूछ लो, तुम अच्छे से उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, उसे अटेम्प्ट कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे ये बात समझ में। तो और यहाँ पर ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के भी हर आंसर को मैंने बढ़िया तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया बेटा, ताकि तुम लोगों को कहीं कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम्हें कहीं कोई डाउट रह गया हो, अभी भी फिर से देखो मैं डाउट वाली बात करने लग गई हूँ, लेकिन अगर रह गया है तो बेटा मुझसे पूछ ही लेना, डाउट पूछने में झिझकना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल पूछ लेना। और आपको पता है मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर करती हूँ। हाँ, कई बार टाइम लग जाता है, क्योंकि जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं चैनल पे, हाँ थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन मैं जल्द से जल्द उन्हें आंसर करने की कोशिश करती हूँ। तो मतलब एक भी छूटता नहीं है, तो इसीलिए जरूर पूछ लेना अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो। राइट स्टूडेंट्स, तो मैं अब विदा लेती हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच जाए। और मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उसे भी जरूर ज्वाइन कर लेना, क्लास 11th वाले को, जहां पर मैं सारी पीडीएफ जो नोट्स हैं वहीं पर शेयर करती हूँ, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और सबसे जरूरी बात क्या है? करेक्ट, आपको अपना ध्यान रखना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।